जय गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम धूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मीनाक्षी बेदी आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, महाराज का बहुत 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 शुक्राना एक और बारी मौका देने का कि उनकी मेहर बयां करें और अपने कोई कर्म आज भी हल्के कर पाए। संगत का बहुत बहुत शुक्राना, इस प्लेटफॉर्म का शुक्राना, सोनी अंकल का शुक्राना, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मैं जैसे महाराज जी का हुक्म ही हुआ है इन वे कि शुरू से अपनी जर्नी सुना दूं, तो खुद को तो लगता है कि अब संगत ऊब न गई हो, लेकिन नई संगत के लिए ये हुक्म ही रहता है कि हम महाराज की जो मेहर है वो बयां करें और हर टाइम उनकी ब्लेसिंग्स ले लें, ये सोचे बिना कि रिपीट हो रहा है सत्संग। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो माफ कर लीजिएगा। अभी मैं आपका शुरू से बोलती हूँ कि महाराज जी डुगरी से कुछ देर, आप सबको पता होगा, पहले पंचकुला आए थे, वे 33 सेक्टर में कहीं रहते थे। मेरे इन लॉज 36 सेक्टर में रहते थे और उन्होंने आई थिंक लेट 90s में महाराज जी के पास जाना शुरू किया। मेरे फादर लॉ एक रिटायर्ड सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर थे, मेरे हस्बैंड सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर थे, बहुत जूनियर, जस्ट स्टार्टिंग था करियर का। तो उस टाइम पे काफी फ्रॉड गुरुज भी होते हैं और वो एज ऐसी होती है अल्हड़ सी, अहंकार से, नासमझी से भरी हुई। इसलिए मेरे इन लॉज ने जरूरत ही नहीं समझी कि वो मेरे हस्बैंड से शेयर करें कि वो किसी महापुरुष के पास जाते हैं, क्योंकि मेरे फादर खुद बड़े कट्टर सरदार थे। कट्टर सरदार इन द सेंस प्रोग्रेसिव सरदार, पर सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले सरदार। वो देहदारी गुरु के सामने झुकना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन समहाउ, एक लंबी स्टोरी है कि मेरी मदर इन लॉ के घुटनों में बहुत तकलीफ रहती थी, बहुत यंग एज से। तो किसी ने उनको गुरु जी के बारे में बताया, वो गए। मेरी मदर इन लॉ को तो डे फर्स्ट से ही गुरु जी से बहुत लगाव हो गया, लेकिन फादर इन लॉ को थोड़ा टाइम लगा। तो महाराज जी अपनी गद्दी से हंस के उन्हें हमेशा किंतु परंतु अंकल बोलते थे, लेकिन उनको प्यार बहुत करते थे, उनको बहुत चरणों की सेवा देते थे, मतलब, और उनकी बड़ी तारीफ करते थे कि बड़े ईमानदार अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं, जो सच भी था। और वो बड़े अच्छे कमाई वाले घर से आते थे, कमाई वाले, रूहानी कमाई वाले घर से आते थे। उनके माँ बाप का बहुत भजन सिमरन था, उनके पुरखों का बहुत भजन सिमरन था। तो लेकिन प्रॉपर सरदार फैमिली के थे, तो उनको देहदारी गुरु और महाराज जी ने अपना रूप भी ऐसा बना रखा था कि हर एक का कर्म इतना ऊंचा नहीं था कि महाराज जी की को जान सके, हर एक को अपनी टोटल पहचान नहीं देते थे, तो वो अपने पर्दे डाल के रखते थे। तो पापा भी बीच बीच में किंतु परंतु में चले जाते थे, जेंट्री देख के, उनका पहनावा देख के, मगर महाराज जी की कृपा थी, वो जाते रहते थे। ऐसे में संगत जी क्या होता है, मेरे हस्बैंड जो एयरफोर्स में पायलट होते हैं, तो उनका जहाज खराब हो जाता है। हम उस टाइम पोस्टेड थे, जब जो आज का प्रयागराज है तब इलाहाबाद कहलाता था, वहां फ्लाइंग स्कूल है एयरफोर्स का। तो वहां पोस्टेड थे मेरे हस्बैंड एज इंस्ट्रक्टर। जो उनका जहाज था वो खराब हो गया, एज ए रिजल्ट उनको इंजन ऑफ करना पड़ा। अगर वो इंजन ऑन रखते तो जहाज जल के फट जाता, और अगर ऑफ करें तो नेचुरली जहाज गिर जाएगा। तो ऐसे में वो ऑफ करते हैं और जल्दी से अपना दिमाग लगाते हैं कि प्रयागराज में आपको पता है गंगा बहती है, कि गंगा के आसपास वो बंद कर देंगे और अपने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं कि वो जहाज बंद करने वाले हैं, और अगर हो सके तो रेस्क्यू टीम भेज के उनको गंगा से रेस्क्यू कर लें अगर वो बच गए, क्योंकि पानी में जाके उनको थोड़ी उम्मीद होती है, हो सकता है वो बच जाए। अगर वो दूसरी जगह ऑफ करते हैं जहाज को, तो
एक तो लोगों का भी इंजरी हो सकती है, नुकसान हो सकता था और खुद भी बचने का चांस कम था। संगत जी, उन्होंने जहाज बंद किया ये सोच के, इस अंदाजे से कि थोड़ा सा ग्लाइड करके जहाज गिर जाएगा और गंगा में गिरेगा, लेकिन संगत जी ऐसा नहीं हुआ। जहाज चलता ही गया, जहाज लैंड हो गया। जहाज लैंड हुआ तो मेरे हस्बैंड को का नाम शौर्य चक्र के लिए गया कि उन्होंने अपनी जान बचाई, इतनी अच्छी लैंडिंग की, अपने को पायलट स्टूडेंट जिसको सिखा रहे थे उसकी जान बचाई और सरकार का जहाज बचा दिया। तो और वो भी खुद को श्रेय देने लगे, मैंने किया है, मेरे गवाह हैं, सीईओ सारे लोग जो वहां के थे, जो को पायलट है, उनकी आरटी कॉल, वो सब कन्विंस थे कि वो झूठ नहीं बोल रहे, कि सच है। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं मिला। ये हम आपको बाद की बात में बता रही हूँ, और वो बड़े मायूस हुए क्योंकि सरकार ने बोला ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। जो साइटेशन आई है इनके अवार्ड के लिए वो ह्यूमनली कोई कर नहीं सकता। जहाज इतनी डिस्टेंस, बंद जहाज नहीं चल सकता और इतना स्मूथली लैंड नहीं हो सकता। ये साइंस के सारे लॉज को जुटलाता है। मेरे हस्बैंड का बड़ा दिल टूटा क्योंकि तब तक तो वो मैं ही करे जा रहे थे कि मैंने किया है, वो खुद को श्रेय दे रहे थे। लेकिन चलिए, ये तो मैं आपको बात की बात बता रही हूँ। इस दौरान हमें तो गुरुजी के बारे में कुछ पेरेंट्स ने बताया नहीं था। तो इस वाकये के कुछ दिन में मेरे फादर इन लॉ का फोन आता है और वो मेरे हस्बैंड से पूछते हैं, सरताज क्या हुआ था? तो चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरे हस्बैंड ने एयरफोर्स जबरदस्ती इन्होंने ज्वाइन की है क्योंकि फादर इन लॉ फाइटर पायलट थे, तो माँ नहीं चाहती थी, इकलौते बेटे हैं, बहुत मांग मांग के लिए हैं कि वो फ्लाइंग प्रोफेशनली, हैजर्डस प्रोफेशन उनको लगता था। तो उन्होंने बड़ी जिद करके एयरफोर्स ज्वाइन किए। तो ऐसी कोई स्ट्रेस वाली बातें वो जनरली अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते थे। और तब की एयरफोर्स भी अलग थी, आज की तरह 30 मैं आपको 25-26 साल पुरानी बात बता रही हूँ कि तब ऐसे 1 मिनट में व्हाट्सएप पे रीलें नहीं बनती थी और एयरफोर्स की अंदरूनी चीजें, मोराल को इफेक्ट करने वाली चीजें ऐसे एकदम आउट नहीं होती थी। तो मेरे हस्बैंड ने, मुझे तक इतना पूरा डिटेल में नहीं पता था, तो किसी से कोई बात नहीं की थी इसके बारे में, ना कहीं अखबारों में से निकलती थी ये चीजें। तो वो हैरान हो गए कि मम्मा पापा को तो शायद किसी ने बता दिया है, उनको पता चल ही गया है। तो उन्होंने उनको बड़े टैक्टफुली संभाल लिया, बोला पापा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब ठीक तो है, जहाज में थोड़ी खराबी आ गई थी, देखिए मैं भी ठीक हूँ, जहाज भी ठीक है। लेकिन उनको अंदर से ये बड़ी क्यूरियोसिटी रही कि आखिर पापा मामा को ये परेशानी की बात किसने बता दी। अब मेरी माँ चिंता करेगी कि आज तो बच गया मेरा बच्चा, कभी और ऐसा कुछ हो जाए तो वो फिक्र में रहेंगे। तो अंदर से चिढ़ के मेरे हस्बैंड ने एंड में पापा को बोला, पापा सब कुछ ठीक है लेकिन आपको बताया किसने? उस टाइम पे संगत जी पापा के मुंह से निकला, हम यहाँ एक गुरुजी हैं, हम उनके पास जाते हैं, उन्होंने तेरी माँ से बोला, बेदी आंटी तेरे पुत्र दा जहाज बड़ा भारी सी, मेरी पिठ नीली हो गई है, जा गायों को गुड़ते चना खिला और शुक्राना कर। ये हमें, उन लोगों को ये बात का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चला, तो वो उसको क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने हम लोगों को फोन किया। और हमारी अक्ल देखिए, हम, मेरी तो खैर क्या, मेरे हस्बैंड की बुद्धि देखिए, उन्होंने एकदम सोच लिया, बोलने लगे कितना तेज गुरु है, इसका नेटवर्क कितना तेज है, कहाँ से पता कर लिया और मामा पापा को इम्प्रेस कर रहा है। हम महाशिव के, हमारे कर्म नीच, हम महाशिव के दर्शन को न आए, हम महाशिव के शुक्राने को नहीं आए और भूल भाल गए इस बात को। संगत जी, बीच में कुछ महीने हुए, महाराज मुझे माफ करें, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, कुछ टाइम और हुआ, हमारे मुंह पे एक और थप्पड़ पड़ा। हमारी एक इकलौती बेटी थी उस टाइम, वो 2.5-3 साल की थी और मेरे हस्बैंड को ऑब्सेशन था उस बच्चे से।
अगर उनकी एक आध छुट्टी होती थी, वो 9-9 घंटे लगातार मैं घड़ी पे टाइम रख के देखती थी कि उस बच्चे को निहारते रहते थे, उससे खेलते रहते थे, खाना पीना दुनिया भूल के। मतलब बच्चों को तो सभी प्यार करते ना, उनको जुनून था उस बेटी का। और वही बेटी हमारी बहुत सीरियसली बीमार हो जाती है, उसकी दोनों किडनीज फेलियर में चली जाती हैं और डॉक्टर्स कहते हैं उसको कुछ ऐसी बच्चों की डिजीज हो जाती है जिसमें 5% या 10% बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं देते दवाई को, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है, और वो उस 10% में फॉल करती थी। सब ट्राई किया, फॉरेन उसके पेपर्स भेजे, पीजीआई गए, एशिया के बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, माँ बाप के पास फाइनली टूटते थके वो मरता हुआ बच्चा लेके पहुंचे। उन्होंने भी सब जोर लगा लिए, बट जब हर साइड से दरवाजे बंद हुए, उस टाइम मामा पापा ने मेरे हस्बैंड को महाराज जी के सत्संग सुनाए और बोला कि हिम्मत मत हारो। मेरे हस्बैंड तब तक इतने टूट गए थे, आंसुओं के रास्ते उनका सारा जो वो उस यूथ की जवानी की जो अकड़ थी वो पूरी पिघल गई थी। और मेरी हालत तो, आप छोटी सी लड़की थी मैं, मुझे वो बेटी एक खिलौना, सब कुछ इतनी प्यारी, बहुत बुरे हाल में थे हम स्टेट ऑफ माइंड से। तो इन लॉज ने फिर महाराज जी की खूब सत्संग सुनाए, जो उनके साथ चीजें बीती थी, जो लोगों की सत्संग ने सुने देखे थे फर्स्ट हैंड, और बोला अभी हिम्मत मत हारो, ये एक दरवाजा अभी खुला है। तब तक हमारे महाराज जी पहुंच गए थे एम्पायर स्टेट। उस मरते हुए बच्चे को लेके हम फिर एम्पायर स्टेट पहुंचे। जब हम पहुंचे महाराज जी के, तो मैं जैसे बेचारी सासें तो कभी अच्छी होती नहीं है, और उस उम्र में इतना मैच्योरिटी भी नहीं थी मुझ में, तो मेरे को खास उम्मीद तो थी नहीं कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा वो। लेकिन जब मैंने महाराज जी को देखा व्हाइट चोले में और ब्लैक जूतीज थी, मेरे इतने ऊंचे कर्म नहीं थे कि महाराज के पैर जूतियों के अंदर नहीं थे, बट उनकी सिर्फ वहां वेलवेट की ब्लैक जूतियां पड़ी हुई थी, और महाराज अपने सिंहासन पे विराजमान थे, ताती वाव शब्द चल रहा था। तो हम पहुंचे मेरी डॉटर को लेके मामा पापा के साथ एम्पायर स्टेट। मैंने एकदम से, मुझे कुछ लालच आया या महाराज ने मौका दिया, मैंने माथा टेका और एकदम उनके जूते चूम लिए, और मुझे एक होप आई कि कुछ न कुछ इस दरवाजे पे होगा। और संगत जी, लंगर में बहुत मिर्ची लगी, जैसे शब्द सुने, फिर लंगर खाया। पापा मम्मा ने फिर महाराज जी को बोला, पापा ने कि महाराज जी बहुत, गुरु जी बहुत उम्मीद लेके आए हैं, बच्चों को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो गुरु जी ने बोला 7 जुलाई बड़े मंदिर आना, कल्याण हो जाएगा। ये अगेन महाराज की एक्स्ट्रा कृपा थी, उनकी वड्याई थी। वो देख गए थे कि हम इतने मूर्ख हैं मियाँ बीबी, कि अगर हमने, महाराज ने हमें ये बता दिया कि एक लंगर में ही तुम लोगों का काम तो मैंने कर दिया है, तो ये दोबारा हमने आना नहीं था हमें। लेकिन वो देख रहे थे, उनको दिख गया था कर्म इनके इतने हल्के तो नहीं है कि एक डोज दवाई से ये संभल जाएंगे। उनको दिख रहा था कि और भी कितनी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियली हम बड़े वीक थे उस टाइम, इंटरफेथ इंटरकल्चरल मैरिज थी, टीदिक प्रॉब्लम्स भी थी हस्बैंड वाइफ में, तो हम हर साइड से बड़े परेशान चल रहे थे। तो महाराज को तरस आ गया, तो उन्होंने हमें बोला कि 7 जुलाई को, ताकि हम एक और डोज खा लें। जबकि पहला लंगर ही हमने वहां खाया बड़े एम्पायर स्टेट में, और वापसी में जब हम चंडीगढ़ कार में जा रहे थे संगत जी,
आप सब संगत को महाराज किडनी के रोगों से बेखबर रखे। जब किडनी पैकअप हो जाती है तो सिर्फ प्रोटीन, एक दूधिया सा कुछ निकलता है, यूरिनेशन बंद हो जाती है और थोड़ा बहुत जो निकलता है वो प्रोटीन ही किडनी से निकलता है। तो वही मेरी बेटी का हो रहा था, वाइट कलर का यूरिन हो रहा था उसका। और वो बड़ी डीली सी बच्ची थी, तब तक बात भी नहीं करती थी, खास एक आध शब्द ही बोलती थी, उसकी स्पीच भी बड़ी डिलेड थी। तो जब हम वापस लंगर खिला के उस बच्ची को लेके जा रहे थे चंडीगढ़, संगत जी उसका जो यूरिन था वो डिस्टिल्ड वाटर जैसा हो गया, उसकी किडनियां काम करना शुरू हो गई और उसने कंप्लीट अंग्रेजी के लंबे लंबे सेंटेंस बोलने शुरू कर दिए। केवल एक डोज और महाशिव की एक निगाह से, एक दृष्टि से उन्होंने हमारा ये मसला तो संभाल ही लिया था, लेकिन सिर्फ हमें, शायद महाराज को पता होगा कि कल्याण करने के लिए, कल्याण तो एक बड़ी वास्ट टर्म है। उन्होंने क्या क्या कल्याण करने थे, हमें उनकी कौन कौन सी दया और तरस की जरूरत थी वो जानते थे। तो 7 जुलाई का हमें इंतजार रहा कि हम जल्दी से अब 7 जुलाई जाएं। यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा बच्चा तो ठीक हो रहा है, बट शायद कंप्लीट ठीक 7 जुलाई को ही होगा। इंसान का बड़ा मन होता है ना कि हमें बहुत कागज पे लिख के चीजें चाहिए। महाराज ने बोला है उस दिन कल्याण होगा, तो शायद 7 जुलाई को ही होगा। और हम फिर 7 जुलाई का बेसब्री से इंतजार करने लगे और फिर हम बड़े मंदिर आए। ये 2000 में, आई बिलीव वो महाराज जी का फर्स्ट बर्थडे था बड़े मंदिर में। तो और जो सारे भिखारी उस दिन लाइन में थे जिनके महाराज ने कल्याण किए, उन भिखारियों में हम भी थे। तो मैं लाइन में लगी, लाइन में महाराज जी से लोग आशीर्वाद देते थे। मैं जान के इन लॉज से अलग, मेरे को लगा कि मेरी अकल ज्यादा समझदार है, शायद उनको बोलना आए ना आए, जबकि कहते थे कि महाराज को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। और उस टाइम ये इतनी समझ कहाँ होती है, और इंसानों को इन जनरली कहाँ होती है, हम तो हैं ही मूर्ख। तो मैं लाइन में लगी और मैंने महाराज को बोला, गुरुजी रहमत पे रहम करो। रहमत मेरी बेटी का नाम है। जो जनरली लोगों को ये नाम बहुत अच्छा लगता है, दुनिया के लोग तो दुनिया के कानों से सुनते हैं, दुनिया के लॉजिक से अप्रिशिएट करते हैं चीजें। वो तो महाशिव हैं, एक एनर्जी है, एक रोशनी है, उनको समझना जानना हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन मेरे को तो हार्ड मास के इंसान दिख रहे थे ना उस गद्दी पे, तो मैंने अपनी लेवल से ही सोच के सोचा कि मैं इनको बड़ा इम्प्रेस कर लूंगी। और महाराज ने मुझे केवल एक हाथ से झटका और मेरी तरफ देखा भी नहीं। संगत जी मेरा दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। मैं इतना डरी और शर्मिंदा सी हुई और चुपचाप एक जगह कोने में मंदिर में बैठ गई, शर्मिंदा होके, डिसअपॉइंट होके, डिसहार्टन होके। तब इतनी अकल तो नहीं थी कि गुरुजी भगवान है, दिल के अंदर इस नर नारायणी देह में बैठे नारायण है। जब अंदर बैठे कोई विचार, कुछ चीज, कोई दुख, कोई सुख उनसे कुछ छुपा नहीं है। और जो गद्दी पे बैठे हैं वो दानी गुरु जी हैं। जब वो गद्दी पे बैठते हैं तो दान करते हैं, जब अंदर बैठते हैं तो विटनेस करते हैं, और जो विटनेस करते हैं उनसे कुछ छुपा नहीं। तो मेरे अंदर बैठे गुरु जी ने देख लिया था कि मेरा कितनी मैं उदास हो गई हूँ। तो सडनली संगत जी मैंने रियलाइज किया कि कोई लेडी मेरे बगल में बैठी, और गुरुजी, अब समझ आता है कि गुरुजी उनसे बुलवा रहे थे। तो मुझे पूछने लगी, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब हमें क्या पता था कि महाराज महाशिव क्रिएटर हैं,
उनकी पलक का एक उठना, पलक का एक गिरना, उनकी हाथ का हिलना, उनकी एक उंगली से तकदीरें बदल जाती हैं। उनकी एक एक मुद्रा से कितना यूनिवर्स में क्या हो सकता है, उसकी क्या महिमा है, क्या पता था हमें। तो वो लेडी मुझे बोलने लगी कि आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। तो मैंने बोला मैं बड़ी उम्मीद लेके गई थी, इन्होंने तो मुझे झिटक दिया। मेरा बच्चा ऐसे बीमार है, तो मैं उसके लिए खैर मांगने गई थी, उसके लिए सेहताबी मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे झटक दिया। तो उन्होंने मुझे बोला इन्होंने आपको नहीं झटका, आपके बुरे वक्त को झटका। तो संगत जी यकीन मानिए, हमारा हर साइड से बुरा वक्त चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन हम बाहर से बोल नहीं सक रहे थे। छोटे बच्चे थे, मैं एक माइग्रेंट लड़की थी, पेरेंट्स की फाइनेंशियली बहुत सेटबैक पेरेंट्स को मिला था, बच्ची थी वो बीमार हो गई थी, हस्बैंड का भी कुछ ऐसे न करियर टेक ऑफ कर रहा था, न फाइनेंसेस ऑर्डर में थे, वो फाइनेंशियली बड़े वाइज नहीं थे, बोले बाले थे, उनको पैसे भी अपने संभालने नहीं आए थे। घर वाले भी थोड़े परेशान थे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को देख के। फादर एक ईमानदार अफसर थे, बिल्कुल बहुत ईमानदार, उनके पास उतना था कि खुद को देख सके। हमें खुद से ही करना था जो करना था, तब तनख्वाहें बहुत कम होती थी और मेरे हस्बैंड ने कहीं कुछ जोड़ा नहीं था, वो भी एक मसला था। फिर काफी प्रेशर्स थे, कल्चरल डिफरेंसेस थी, तो हम लोगों की भी मियाँ बीबी की काफी जिग जिग चल रही थी। तो वो मेरा मन बहुत हर साइड से टूटा हुआ था। उस लेडी ने मुझे ये बोला तो मैंने सोचा कि भली औरत है, शायद मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है, लेकिन संगत जी वही सच था। उस दिन से जब भी हम महाराज से मिलने आए, हम बहुत बारी तो मिलने नहीं आए, हमारी पोस्टिंग दिल्ली में नहीं रहती थी, हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रहते थे, इतने पैसे नहीं होते थे कि हम आए दिन महाराज के पास आए। पैसों की बात नहीं, इतने उच्च कर्म नहीं थे, हमारा समय नहीं था। पता नहीं घर में माँ बाप की अच्छाई देख के, किसकी अच्छाई देख के और हमारा दर्द देख के गुरु जी को तरस आ गया था। कुछ दर्शन हमें मिले, लेकिन हर दर्शन में महाराज ने बहुत दया दिखाई, हर दर्शन में कोई ना कोई काज सवारा, कोई ना कोई काज सवारा और हमें जीने लायक बनाया। संगत जी हम जाते थे तो कुछ एक बहाने से कोई फॉर्म ले आता था, लंगर खा के आते था और हमें पता भी नहीं चलता था, तब तक हमें कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे, हम बच्चे थे। बड़े सालों बाद फिर मुझे एहसास होने लगा, थोड़े टाइम में थोड़ी चालाकी आई कि जब भी हम आते हैं कोई बड़ा काम हो जाता है, हम आए, किसी ने, हमारे पास केवल 10,000 थे, किसी ने एक फॉर्म दे दिया, फॉर्म 10,000 में भरा, लॉटरी निकली, उसमें हमारा फ्लैट निकल आया, कहीं से उतना ही हमें लोन मिला जितने का वो फ्लैट था और महाराज ने हमें ऐसे एक घर ब्लेस कर दिया। फिर एक बारी महाराज जी के पास आए तो महाराज जी सबको, कई लोगों को कई बार प्रसाद देते हैं, आपको सबको पता ही होगा, कई बार देते थे, वो तो दवा होती थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोगों के कर्म के हिसाब से दे देते थे। कईयों को दया करके देते, महाशिव की बात है, महाशिव जाने, कईयों को दया करके दे देते थे, कईयों को उनका कुछ पूर्व का अच्छा दे के पेमेंट जान के दे देते थे। तो लेकिन मेरे को ये चालाकी तो समझ आ गई थी कि इस प्रसाद में कुछ तो है। जब भी आते हैं हम एक प्रसाद खाते हैं और कुछ अच्छा होने लग रहा है, जिंदगी संवरने लग गई है और अपने जो पापों का बैगेज हल्का हल्का सा लगने लगा है। तो मुझे एक बारी लालच हुआ कि वो पता नहीं चलता था, बहुत तेज तेज उंगली से महाराज बुलाते थे, तो मेरे मन में चालाकी आई, डर बहुत लगता था उस ऑरा में घुसने का। वो एक इशारे से ही महाराज सब जिसको देना होता था वही जाता था, उसी को बुला लेते थे।
मुझे लगा कि जाती हूँ, मैं भी लाइन में लगती हूँ, ज्यादा से ज्यादा महाराज बोल देंगे तेरे को नहीं बुलाया, लेकिन अंदर से कांप रही थी मैं। तो मैं एक बारी प्रसाद लेने के बाद दोबारा लाइन लगी और महाराज जी ने कुछ सेकंड मेरी तरफ देखा। वो सेकंड ऐसे लगने लगा जैसे सदियां। इतनी शर्म आ रही थी मुझे उन सेकंडों में, जैसे मुझे समझ आया कि वो कह रहे हैं कर्म तो तुम्हारे इतने उच्च है नहीं और मांगने अब आ गई हो और कभी कभी आती हो, चलो कुछ दे ही देता हूँ। तो बड़ा सोच के उन्होंने मुझे एक लड्डू दिया और मेरा एक अंतरात्मा का ये यकीन है कि वो लड्डू मेरा बेटा है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन या मेरी फिजिकल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि मैं एक और बच्चा प्लान करूं, बट समहाउ महाराज जी ने बहुत प्यारा सा बेटा दिया है मुझे। और वो बेटा होने के बाद से मेरे इन लॉज इतने खुश हुए ग्रैंड चाइल्ड देख के, हेल्दी ग्रैंड चाइल्ड देख के। बड़ी वाली को भी बहुत प्यार करते थे, बहुत। ग्रैंड चिल्ड्रन आपको पता ही कितने प्यारे होते हैं, लेकिन उसकी बीमारी से तो संघर्ष थोड़ा पड़ गया था हम पे और डर गए थे हम लोग। बट हाँ, मैं तो ये बोलना भूल ही गई, महाराज जी ने मेरी बेटी का वो ठीक तो कर ही दिया, किडनी का। वो आज इंजीनियर है, 28 ईयर्स की है और हैप्पीली मैरिड है। बहुत दयाएं की है महाराज जी, बहुत दयाएं की हैं। कर्म भी बरसते रहते हैं गुरुजी हाथ में। तो आज मेहर ही बयां करूंगी, उनकी मेहर 24 घंटे हैं। मगर ये ऐसा नहीं है कि कर्म भारी वाले बरसते नहीं हैं, आए दिन झटके लगते रहते हैं छोटे बड़े, लेकिन उनकी दया में निभ रहे हैं, निकल रहे हैं हम भव सागर से गोते खा खा के, उनका हाथ पकड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि जिंदगी बेड ऑफ रोजेस है, सिर्फ महाराज के फिजिकल दर्शन करने से पूरे हमारे बिल्कुल लॉटरी लग गई है और हम पे हम कर्म नहीं बरस रहे। कर्म बरसते रहते हैं गृहस्थ में, कई रियायतें देते हैं गुरुजी। जाते हैं हम माफिया मांगने और कहाँ जाएं, तो बहुत रियायत देते हैं, लेकिन 10% से भी हिल जाते हैं। बहुत कुछ आता रहता है। ये मैं बड़ी बड़ी आपको महाराज जी के जो बड़े बड़े कल्याण हैं वो सुना रही हूँ। आए दिन हमें जरूरत पड़ती है, आए दिन, और उन्हीं के तलवे चाटते हैं। आए दिन वो हमें किन किस कीचड़ से निकालते हैं, वो भी मैं जो महाराज के जीवन काल में महाराज ने अपने मुंह से बोलकर कृपाएं की हैं, मैं वो बोल रही हूँ। लेकिन फिर महाराज वैलिडेट भी करते थे। उस लेडी ने मुझे ये बोला, और जब हमने उस दिन महाराज के बर्थडे के दिन पापा फिर महाराज से आज्ञा लेने लगे, क्योंकि मुझे उस लेडी की मैं बड़ा डिस्कनेक्टेड था सत्संग कर रही हूँ। आई होप आप तक पहुंच रहा होगा। जैसे जैसे मुझे जो बात महाराज बुलवा रहे हैं, जो याद आ रहा है, वैसे वैसे मैं सुना रही हूँ। तो उस दिन उन लेडी के बोलने के बावजूद मुझे लगा भली सी लेडी है, मेरा मन रखने के लिए बोल रही है। उस दिन का मैं वापस उस दिन पे जा रही हूँ। तो जब हमारा पापा मम्मा जाते हुए आज्ञा लेने लगे, तो पापा ने गुरुजी से बोला, गुरुजी बच्चे बहुत उम्मीद लेके आ रहे हैं, कुछ करो। तो गुरुजी ने बोला, बेदी अंकल ऐवी कोई कहंदी गल है, हो गया कल्याण। तो महाराज ने अपने मुंह से बोल के ये 2 कल्याण किए, मेरे हस्बैंड का जीवन दान और मेरी बेटी का जीवन दान, जो आज अब 28 साल की है। और हर तरह से छोटा मोटा संघर्ष, छोटे मोटे वो 10% लगे रहते हैं, बहुत छोटे, वो भी महाराज बहुत दया से निकाल रहे हैं। बट महाराज ने उसको जीवन दान भी दिया, पढ़ाई भी दी, नौकरी भी दी और शादी भी दी। बस महाराज अपनी दया बनाए रखें। ये बोल रही हूँ कि वो 2
पहले उनके मुंह से बोले हुए जो कल्याण है उनको मैं पहले बयां करना चाहूंगी। उसके बाद डे टू डे महाराज का चोला छोड़ने के बाद भी जो आए दिन हमें जरूरतें पड़ जाती हैं, आए दिन महाराज से मांगते रहते हैं, कई चीजों में समय लग जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। रिसेंटली इंसान इतना नीच है, इतना नाशुक्रा है, जब कोई चीजें नहीं मिलती हैं तो क्वेश्चन करने लगती हूँ मैं आज भी। कुछ दिन पहले महाराज जी आप मेरे साथ हैं, बहुत दिन से मेरे को कोई फीलिंग नहीं आई, आपकी खुशबू नहीं आई, कोई मैं आपकी प्रेजेंस नहीं फील की। तो फिर अपने आप को समझाना पड़ता है और सत्संग सुन के रियलाइज करते हैं कि महाराज जी ये चीजें जब महाराज को प्रमाण देने पड़ते हैं वो उन सिचुएशंस में होते हैं जहां बहुत डायर नेसेसिटी होती है, छोटी मोटी चीजें जो चलती रहती हैं, तो उसमें शायद लोगों को जरूरत नहीं होती उस टाइम महाराज को अपनी वाइब्रेशन लो करके नीचे आए और प्रमाण देते ही जाएं आए दिन अपनी प्रेजेंस का, अपने होने का। महाराज से मैं आज और माफी मांगना चाहती हूँ कि महाराज डोल जाते हैं, कितनी बारी इतनी बड़ी बड़ी कृपाएं की हैं, लेकिन क्योंकि ये 20-25 साल पहले की हैं तो आदमी भूल ही जाता है और चाहता है कि आज भी महाराज जी बस झटपट झटपट मैजिक मंकी की तरह सब कुछ हमारे लिए कर दे। ये मैं किसी और को नहीं बोल रही हूँ, हम तो सब भाई बहन है संगत में, शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसी गलतियां करती हूँ जिसपे महाराज ने इतनी दुआ दया की, सुहाग बचाया, बच्चा बचाया, और तब भी भूल के इतनी नाशुक्र हो जाती हूँ। जब मेरे हिसाब से जब भी कोई ऐसी इम्तिहान की घड़ी आती है, बच्चों का कोई काम नहीं बन रहा होता, पति का अपना कोई काम नहीं बन रहा होता, जिंदगी में छोटे बड़े इम्तिहान आ जाते हैं, तो एकदम आदमी इतना इम्पेशेंट हो जाता है, पुराने कल्याण भूल ही जाता है। ये सत्संग शेयर करने से कभी मेरे लिए भी एक रिवीजन हो जाता है कि महाराज ने मेरे लिए क्या क्या किया है। संगत जी ये बेबी होने के बाद अब मैं आपको एक लाइट वाला सत्संग सुनाऊंगी। ये तो बड़ी बड़ी सीरियस 2 चीजें थी जो महाराज ने की, और ये बेबी होने के बाद मेरे इन-लॉज इतने एक्साइटेड थे, वो हमारे पास, हमारी जोधपुर पोस्टिंग थी, बहुत आते थे, मतलब आने में इंटरेस्टेड होते थे। एक बारी ऐसे हमारे पास आए हुए थे तो हम अपने 2 छोटे बच्चों को लेके और इन-लॉज को लेके एक रेस्टोरेंट में गए शाम को डिनर करने। डिनर किया, डिनर के बीच में मैं अपने बेटे का डायपर लेने गई कार में और कार के दरवाजे में चाबी भूल गई। हमें बहुत देर बातें गप्पे मारी, खाना खाया, जब वापस घर आने का मौका आया तो हमने रियलाइज किया कि वो चाबी किसी ने चुरा ली थी। बहुत अनअर्थली टाइम था, बहुत लेट रात थी, जनवरी का महीना था, बहुत ठंड, और हमारे पास अब चाबी नहीं। घर से डुप्लीकेट लाएं तो कैसे लाएं, पिछली पोस्टिंग में वो हमारी डुप्लीकेट चाबी भी खो गई थी, घर में भी कोई चाबी नहीं थी। मेरे हस्बैंड बोले कि मैंने तो इतना दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने सोचा चलो किसी तरीके से घर पहुंच जाते हैं, सुबह देखेंगे अब इस गाड़ी को कैसे रिकवर करें। लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपना फौजी दिमाग लगाया और बोला भैया मेरी ईमानदार आदमी के पास ये मुश्किल से ये गाड़ी है, जिसने चाबी चुराई है वो तो लेके भाग जाएगा इस गाड़ी को, अगर मैंने गाड़ी छोड़ दी तो मैं तो गाड़ी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं रात भर अपनी गाड़ी की यही रखवाली करूंगा। ठीक है जी, हमें ग्रामीण सेवा रात को उसको जो जयपुर में जोधपुर में कौवा कहते थे, कहीं से कोई एक कौवा आ रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लास्ट उस टाइम पे उन्होंने किसी तरीके से मेरे इन लॉज को, मुझे और बच्चों को चढ़ाया और बोला आप घर पहुंचो, मैं नहीं जा सकता, अगर मैंने गाड़ी छोड़ दी तो चोर ही लेके भाग जाएगा। समहाउ हम घर पहुंचे, कोई शीशा तोड़ा, बेटी को अंदर शिफ्ट किया, उसने अंदर से दरवाजा, हम तो अंदर चले गए।
लेकिन माँ का दिल मेरी मदर इन लॉ का तो रिकॉर्ड ही फंस गया। जनवरी दी रात मेरा मुंडा, जनवरी तू ही गई थी चाबी लेके, तू ही गई थी चाबी लेके। अब मैं सोचूं, अब मुझे भी गिल्ट होने लगा और हस्बैंड की चिंता भी होने लगी कि मैं क्या करूं। मैंने तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि वो जिसने चाबी चुराई है मेरे हस्बैंड को अटैक कर ले। उनके पास कपड़े वपड़े भी गर्म नहीं थे, तो कार में ही था शायद जैकेट वैकेट। तो संगत जी, उससे पहले हमने अपने बच्चों का एक एक चीज 100 बारी चेक की थी। मुझे अपने बच्चों के कपड़े तक याद है उन्होंने क्या पहना था, मेरी बेटी ने। तो 10 बारी हमने फील किया, और वो एक हाथ चाबी नहीं थी, गुच्छा था पूरा, घर की चाबियां और भी कोई चाबियां थी उसमें। चाबी का छल्ला बड़ा रिसेंटली तक हमारे पास होता था कहीं, तो वो कहीं नहीं मिली, घर में भी नहीं मिली। और मेरी मदर इन लॉ भी एज अ कंसर्न्ड मदर, आज मैं समझ पाती हूँ, तब तो छोटी थी मैं बहुत चिढ़ रही थी कि मैं खुद से परेशान हूँ और इनका रिकॉर्ड अटक गया है। जनवरी दी रात मेरा मुंडा, कुछ करो, उन्हें ठंड लग जाएगी, उनको अटैक कर देगा। और हम बड़े जूनियर थे, मुझे किसी से हेल्प लेने में भी शर्म आ रही थी। किसी को नहीं मैं बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड कहीं हाईवे पे बहुत दूर फंसे हुए हैं अकेले अंधेरे में, और घर में कोई होप नहीं है कि मैं उनको कहीं से कोई हेल्प भेजूं। ऐसे में महाराज जी का एक स्वरूप हमारे डाइनिंग रूम में लगा हुआ था। मैंने, ये तो मुझे पता चल गया था कि महाराज जी का स्वरूप आपकी बातें सुनता है। तो मैंने उस पे अपना माथा मारा, सिर, लिटरली माथे से सिर पे, स्वरूप पे सिर मार के बोला कुछ करो। मैं इतनी परेशान हो गई, और परेशान होके मैंने बोला कुछ करो। और इतने में संगत जी एक चाबी के छल्ले के गिरने की आवाज आई, छन। मुझे लगा मैं ना मेंटली बहुत स्ट्रेस में हो गई हूँ, मेरे कान बजने लगे हैं। मैंने महाराज जी से मजाक करके उस स्वरूप से बोला, आपने कहीं चाबी तो नहीं फेंक दी? फिर सोचा कि मैं पगला गई हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। 5-10 मिनट में मेरी बेटी की रोने की आवाज आई दूसरे कमरे से, और मैं गई उसको चुप कराने और उसको पूछने लगी, रहमत आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? संगत जी वो डरी हुई कांप रही थी। तो मैंने बोला, रहमत आप क्यों डरे हुए हो, क्या हुआ? उसने बोला, मम्मा हवा में से इस सीलिंग से चाबी गिरी, वो गिरी हुई है, आप उठा के पापा को बेच दो। ये है हमारे महाराज, थे भी वही, हैं भी वही, लेकिन तब शरीर में थे ना। तो इंसान की सोच इतनी कच्ची और लिमिटेड है, ये नहीं पता कि गुरुजी तो भगवान हैं, गुरुजी तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी वही होंगे, और उनसे क्या छुपा है। तो तब एक तसल्ली सी होती थी कि बस महाराज कहीं गद्दी पे बैठे हैं, हम एक पल में बोलेंगे और चीजें हो जाती हैं। अब ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि महाराज आप सुन रहे हो। कई बारी उन्होंने जो हमारे कर्म भी काटने हैं, तो जान के महाराज को छुपना पड़ता है कि बच्चा 1000 बारी वो चीज ना मांगे। कर्म काटने भी हम लोगों के लिए एक दवाई है ना, पूरे करने हैं कर्म भी हमें। तो महाराज हमें वो भी एक किस्म की दवा है, दुख दारू सुख रोग। तो हम ये बिल्कुल ही एक लिमिटेड डोजेज भी खाने को तैयार नहीं होते ना, तो महाराज को छुपना पड़ता है कि हम उन्हें बहुत तंग ना करें। तो वो उनका छुपना उस टाइम महसूस होता है जब हम डेस्परेट होते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है, उसमें समय लग रहा होता है, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, छुप गए आप, कहाँ हो। लेकिन महाराज जी दूर से कहीं हमें देख ही रहे होते हैं। जब उन्हें लगता है ना कि बस अब एज पे हम आ गए, कहीं से फटाक से अपेयर हो जाते हैं और हमें डूबने नहीं देते कभी। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत कर्मों का अनुभव, हम इस देह में हैं, यही हमारा मौका है शायद अपने हिसाब किताब पूरे करने का।
थोड़ा सा हमें इस जर्नी में सिखाने के लिए कई बार महाराज कहीं छुप से जाते हैं, बट उन दिनों की मौज थी, शायद शायद उनका यही बुलावा था कि हमें ऐसे लगता था बड़ा झट से, बट वही चीज झट से तब हो जाती थी जब उससे पहले हमने खूब कदम उठाए, बहुत सफर किया, माइग्रेट हुए, फाइनेंशियल टाइटनेस देखी, डिसीव्ड एम्बिशंस देखे, बहुत पवित्रता, शायद बहुत पिटाई हो चुकी थी जब तक महाराज के चरणों तक पहुंचे थे, और फिर उन्होंने आराम देने के लिए कुछ चीजें झट से की, और हमें लगा कि शायद सारी जिंदगी में वही अलादीन का चिराग ही चलता रहेगा, लेकिन अब एहसास होता है महाराज संभालते हैं, महाराज हैं, लेकिन महाराज अलादीन का चिराग नहीं है। उस टाइम इसलिए थी क्योंकि अपनी हालत बहुत खस्ता थी, बहुत सारे सेटबैक्स झेल के महाराज के चरणों तक आए थे, तो इसलिए महाराज ने बहलाने के लिए एकदम से सहारा दे के और हमारा विश्वास बनाने के लिए कि ताकि हम टाइटली उनका हाथ पकड़ लें, वो हमें वैलिडेशंस, वो प्रूफ्स दिए अपने होने के। अब नई संगत, सो कॉल्ड नई संगत को वो वाला टाइम उनका है, अब उनको इतने दर्शन हो रहे हैं, मुझ जैसों को नहीं हो रहे, अब तो मिस करते हैं। महाराज जी इतने दिन हो गए, कभी सपने में ही आ जाओ, कभी अपनी खुशबू दोबारा दो, बहुत टाइम हो गया। फिर मैं अपने दिल को बहलाती हूँ कि शायद अब अभी मुझे उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, जिंदगी ठीक ठाक पटरी पे चल रही है, भी हद हद में सिर पे पड़ रहे हैं, बस आदत सी बिगड़ गई है अपने बाप को इतना तंग करने की कि कभी कभी मैं ज्यादा डिमांडिंग हो जाती हूँ। और ऐसा ही आपको पता होगा, अपनी मम्मा का एक सत्संग सुनाती हूँ शुरू में कि उस टाइम में ना महाराज जी को रक्षाबंधन में सब लेडीज राखी बांधती थी, तो जिस दिन रक्षाबंधन था हमारी मेरी मदर इन लॉ बीमार थी, वो नहीं जा पाई और सारी लेडीज चली गई, तो उनको बड़ा मलाल रहा कि मैं नहीं बांध पाई महाराज को राखी, सारे चले गए, महाराज को बांध के आए होंगे। लेकिन रक्षाबंधन के नेक्स्ट दिन जब वो सुबह उठी तो घर महाराज जी की खुशबू से भरा पड़ा था, और मम्मा ने एकदम चिल्ला के बोला कि गुरुजी आए थे। वो बेडरूम से निकले तो लॉबी में देखा एक दिव्य रखड़ी, रेड कलर की जरदोजी का काम करे, जिसके दर्शन हमने भी किए हैं, वो लॉबी की टेबल पे थी, ग्लास टेबल पे। और लेकिन मम्मा ने देखा कि ड्राइंग रूम, अभी जो हमारा मेन दरवाजे थे घर के, बंद थे, लॉक थे, और गेट पे भी हम एक ताला लगाते हैं रात को, वो ताला भी बंद था। तो उन्होंने बहादुर अपने हेल्पर से पूछा, बहादुर कोई आया था? तो उन्होंने बोला, बहादुर ने बोला बोला मैडम जी दरवाजे तो अभी खुले नहीं, लेकिन मैं भी ऊपर छत से देख रहा था एक गंजे से आदमी निकल रहे थे। फिर जब मम्मा ठीक हुई और महाराज जी के दर्शन को गई तो महाराज जी ने बोला, गुरुजी महाराज ने बोला कि बेदी आंटी मैं तेरे तो रखड़ी बंधान आया सी, तू सौंधी रह गई। ये इस सत्संग को गुरुजी टेलीपैथी का सत्संग बोलते थे, तो वो मेरे सामने भी एम्पायर स्टेट में एक बार उन्होंने मम्मा पापा को बोला था, बेदी आंटी जरा वो टेलीपैथी का सत्संग तो सुनाना। एंड आई ट्राइड टू, तब तक मेरे इतने हल्के कर्म नहीं थे कि मैं सत्संग शेयरिंग करूं, मुझे ये भी पता नहीं था कि सत्संग शेयरिंग करना उनकी दया है। वो बहुत कर्म हल्के होने के बाद मौका मिल जाता है, एकदम से नहीं मिलता। तो मैं ना महाराज को मक्खन लगाने के लिए जब मम्मा सत्संग शेयरिंग कर रही थी तो साथ में मैं भी ज्वाइन करने लगी कि शायद इम्प्रेस हो जाएंगे, जो हम चालाकियों से बाज नहीं आते ना, तब तो और भी नहीं आते थे।
अब तो आस्ते-आस्ते थोड़ा-सा महाराज ने सिखा दिया है कि चालाकियाँ कम करो और पवित्रता की तरफ ध्यान दो, प्योरिटी की तरफ ध्यान दो, सच्चाई की तरफ ध्यान दो। अपना दिमाग लगाना छोड़ो, अपने दिल को फॉलो करो। तब वो मन छोटी चीजें तो एक तो महाराज ने मम्मा का ना फिर सत्संग वो शॉर्टकट सा किया। मेरे जॉइन इन करने पे ही हाथ जोड़ दिए, स्माइल किया, लेकिन मेरी इंसल्ट नहीं की। मुझे ये नहीं बोला कि आपको मैंने शेयर करने को नहीं बोला, ये इनकी ब्लेसिंग है, ये कर रही है, बीच में मत बोलो। आज मुझे उस बेअदबी पे बड़ी शर्म आती है कि मैं कितनी बेवकूफ थी। जब मम्मा शेयर कर रहे थे मुझे साथ-साथ बोलने की क्या ज़रूरत थी। आज मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि महाराज कहीं गए नहीं हैं, आज मेरा टाइम है, मुझे उनकी वडियाई करने का मौका मिल रहा है। वो कहीं सुन रहे होंगे, कहीं दया कर रहे होंगे, लेकिन तब मेरा टाइम नहीं था। तो महाराज उस सत्संग को टेलीपैथी का सत्संग कहते थे। और सारी जिंदगी अब महाराज का सत्संग है। आए दिन दूसरों पे हुई कृपाएं, अपने हेल्पर्स पे हुई कृपाएं, अपने पेट्स पे हुई कृपाएं देखते हैं। क्या क्या सुनाए। ये तो मैं वो सत्संग सुना रही हूँ जो महाराज के देह के दिनों के हैं, जब वो देह में थे, जो कल्याण उन्होंने अपने मुंह से बोल के किए। महाराज के जाने के बाद भी हाँ, लास्ट ईयर 2 साल पहले मेरी बेटी काफी बीमार पड़ी। बड़ा लंबा सत्संग है वो। वही मैं कहती हूँ ना, 10% भी झेलना। उसकी शादी से पहले मेरी बेटी बहुत सीरियसली बीमार पड़ी। वो बड़ा लंबा सत्संग है। मैं शॉर्ट से शॉर्ट में कहने की कोशिश करूंगी, सुनाने की भी कोशिश करूंगी। मेरी बेटी को एक 5 kgs का फाइब्रॉइड अंदर पेट में था। वो जो मेरी अंतरात्मा कहती थी है, वो फाइब्रॉइड नहीं था, वो कैंसर था जो महाराज ने फाइब्रॉइड में टर्न किया। मेरी बेटी जॉइंट पेन्स का कंप्लेन कर रही थी। वो चेन्नई में जॉब करती थी। तो हमने सिर्फ जॉइंट पेन का आदमी कभी एक फाइब्रॉइड के साथ तो कनेक्शन नहीं लगा सकता। तो हॉस्पिटल जाती रही, जॉब में बहुत बिजी थी। तो लेकिन वो पेट का अल्ट्रासाउंड नहीं कर रही थी। वो दवाइयाँ आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस के लिए खा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको, किसी ने मेरे को सचखंड का प्रसाद दिया, वो भेजा। लेकिन वो खाए ना। वो बोले मम्मा ये तो बहुत सीरियस बीमारियों के लिए होता है, मैं ऐसे ही नहीं खाना चाहती इतनी प्रेशियस चीज जिंदगी में, कभी लोड पड़ जाए तो मम्मा मैं नहीं खाऊंगी ये प्रसाद। मुझे कोई ऐसी सीरियस बीमारी थोड़ी ना है, मुझे पेन हो रहा है। लेकिन दिन पे दिन वो पेन बढ़ता ही गया, तो वो रोने लगी। मैं किसी सत्संग पे गई थी, किसी बड़ी अच्छी संगत के यहाँ। उनके यहाँ बहुत पवित्र सत्संग होता है दिल्ली में। वहां मैंने, सत्संग में तो हम बात नहीं करते, घुसते हुए रास्ते में किसी लेडी को बोला कि मेरी बेटी के पेन ही नहीं जा रहे, वो बड़ी परेशान है, क्या करूं। एक तो उस लेडी ने बोला कि उसकी नजर उतारो, और फिर दूसरी लेडी ने बोला कि, मैंने बोला तुमने उसको सचखंड का प्रसाद नहीं खिलाया। मैंने बोला थोड़ा सा भेजा था, मगर वो खा ही नहीं रही। बोल रही है कि ये तो बड़ी सीरियस बीमारियों के लिए होता है। तो उन्होंने बोला उसको बोलो वो प्रसाद खाए, गुरुजी और भेज देंगे। जब उसको पेन बहुत बड़ा संगत जी, तो तब मैंने उसको बोला रहमत आप वो प्रसाद खाओ। उस दिन, जिस दिन उसने वो प्रसाद खाया, दूसरे दिन सडनली उसके पेट में एक प्रोट्रूजन दिखा। उसने हमें फोटो भेजी और हम, मेरे हस्बैंड ने उसे बोला कि तुम पहली फ्लाइट से दिल्ली वापस पहुंचो। जिस रात वो संडे थी, वो फ्लाई कर रही थी, उसको रात की फ्लाइट थी और मैं बहुत बेचैन थी।
तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला सैटरडे संडेज यूजुअली मैं सत्संग नहीं जाती कि मैं आज सत्संग जाऊंगी कि मेरा दिल नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला जल्दी से आ जाना, मैं भी अकेला हूँ। 12 बजे का सत्संग था, 2 ढाई बजे खत्म होना था। संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं उस सत्संग में गई, महाराज मेरी अंतरात्मा ऐसे बोल रही थी, महाराज आज्ञा ही नहीं दे रहे थे उठने की। 12 बजे में मुझे पता थी मेरे हस्बैंड बहुत नाराज होंगे क्योंकि वो भी परेशान हैं, अकेले हैं और मैं घर वापस नहीं जा रही हूँ। तो मैंने अपनी अकल का एकदम कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचा फर्स्ट टाइम। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे गुरु का क्या इशारा है। मेरे को महाराज उठने नहीं दे रहे थे, सत्संग शेयरिंग चलती रही। 2 बजे शुरू हुई, 9:30 बजे रात की हुई और जब भी मैं उठूं कोई हाथ पकड़ के मुझे बिठा दे, तुम बैठो। उस घर में महाराज का पहले मैंने लंगर खाया, शाम का भोग की चाय भी पी, शाम के भोग का लंगर भी वहीं खाया और सत्संग शेयरिंग चलती रही। उसमें कुछ ऐसा सत्संग हुआ जिसमें महाराज किसी घर में किसी लेडी को लाइफ ब्लेस करते हैं और उसकी नेगेटिविटी बाहर निकाल के फेंक देते हैं उसकी गजीबो से, जिसमें एक जिस दिन उनके घर में सत्संग होता है ऊपर उनके घर का गजीबो में एक बॉम्ब ब्लास्ट टाइप की आवाज आती है। लेडी ऊपर जाती है और देखती है उस गजीबो में कांच में एक सिलुएट सा कटा होता है। इन शॉर्ट उस दिन उस लेडी को इस दुनिया से जाना होता है, लेकिन महाराज उस दिन उसके घर में सत्संग कराते हैं, उसे लाइफ का गिफ्ट देते हैं और जिस एनर्जी ने उसको लेके जाना होता है उसको ऊपर गजीबो में ट्रैप करके बाहर फेंक देते हैं। वही मेरी बेटी की बॉडी के साथ भी हो रहा था, शायद कहीं महाराज वही मेरी बेटी की बॉडी के साथ भी कर रहे थे उस सत्संग के प्रसाद के द्वारा। वो सत्संग मुझे सुनवा के और वो प्रसाद मुझे शाम को 9:30 बजे मिलना था और वो सत्संग मैंने शाम के 9:30 सुना। यूजुअली उस घर में इतनी संगत आती है कि वो आपको जब तक कि आप बहुत रिक्वेस्ट ना करें, यूजुअली उधर लंगर बचता ही नहीं है, बचता है तो बहुत कम देते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि उस आंटी ने मुझे भर के लंगर बिन मांगे पैक करके दिया। तो मैंने बोला इतने लंगर का काम मैं क्या करूंगी? तो उन्होंने बोला बेटी आएगी, बेटी को खिलाना। और मेरी बेटी को समोसे बहुत पसंद है, उन्होंने एक भर के डब्बे मुझे डब्बा समोसों का दिया। मेरी बेटी शायद रात के 12-1 बजे घर पहुंची, आते ही मैंने उसको समोसे दिए, एक चपाती उसके लिए बचाई और बाकी सारा लंगर एक फैमिली को भेजा जो 9:30 तक उन्होंने खाना नहीं बनाया था। महाराज जी को पता था कि उनके घर वो लंगर भिजवाना है। उन्होंने वो लंगर खाया और दूसरे दिन उनके साथ कुछ बहुत बड़ा घटना था और वो चीज घटी और उस लंगर ने उनको शक्ति दी उस समय में से बहादुरी से निकलने के लिए। हर चीज का महाराज का कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। और जो मेरी बेटी ने वो लंगर खाया, दूसरे दिन हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि उसकी राइट ओवरी से उनको लगा कैंसर आ रहा है और ये बहुत बड़ी ग्रोथ है जो इतनी कम टाइम में हुई है। तो इतनी कम टाइम में इतनी ज्यादा ग्रोथ कैंसरस ही यूजुअली होती है। तो मैं आई और जब मैं उस सत्संग में बैठी थी जो एंड के 4-5 लोग थे, उसमें एक ने मुझे ये बोला था कि बेटी की नजर उतारो। दूसरे ने सुना था, मुझे फोन करके बेटी का हाल पूछा। मैंने बोला खबर उतनी अच्छी नहीं है। और वो रातों रात सत्संग सचखंड का प्रसाद लेके, जब हम हॉस्पिटल से शाम को पहुंचे, सचखंड का प्रसाद लेके आए अपने हाथ में और मैंने वो अपनी बेटी को खिलाया। वो खिलाने के बाद कर्म और हल्के हुए, महाराज का जादू चलने लगा। और हॉस्पिटल से फोन आता है डॉक्टर का कि डॉक्टर सोच रहे हैं कि जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो गलत है, शायद रेडियोलॉजिस्ट ज्यादा बड़ा डॉक्टर है, उसे लग रहा है
कि ये फाइब्रॉइड है, कैंसर नहीं है। जब सर्जरी हुई, जो जिस दिन बेटी एडमिट हुई, उसका सम भी 7 था। गुरुजी मुझे माफ करें कि हम गुरुजी को इतना छोटा करते हैं, नंबरों में, दिनों में, इन चीजों में बांध के, लेकिन मेरी सोच इतनी छोटी है, इतनी छोटी है। महाराज का 7, 13, मजबूरी में वो क्या करें, उनको मेरी लव लैंग्वेज यही है, मुझे नंबर दिखाने पड़ जाते हैं। और महाराज से माफिया मांगती हूँ कि कब मैं इतना उगूंगी कि मैं इन नंबरों, इन डेज, डेट से आगे निकलूं, लेकिन नहीं निकल पाती हूँ। जब महाराज, उस टाइम मेरी हालत आप सोच ही सकते हैं, बहुत खराब थी, मानसिक, हस्बैंड की भी। तो महाराज ने एडमिट उसको एक्स्ट्रा 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल में करा लिया, जबकि कोई प्रोसीजर उस पे हो नहीं रहा था, लेकिन ऐसी डेट पे किया 25, नंबर 7 अगेन। जो ओटी नंबर था वो 7, जिस दिन उसको हॉस्पिटल से क्लीन चिट मिलना था वो 13। और जब हम ओटी जा रहे थे, यूजुअली इतनी सीरियस हाई रिस्क सर्जरीज में तो आसपास वो किसी को आने नहीं देते। मैं सुखमनी साहब का पाठ लेके उसके साथ थी। लास्ट स्टेज तक मुझे संगत जी किसी ने बाहर निकलने को बोला ही नहीं, जैसे मैं इनविजिबल हो गई। और ऊद की खुशबू थोड़ी सी आई महाराज की। मैंने अपनी बेटी को बोला महाराज आ गए, और मैं रोने लगी। और मेरी बेटी ने बोला मम्मा मुझे भी खुशबू आ रही है, लेकिन आप ये ड्रामा बंद करो। जैसे बच्चों को शर्म आती है, तो उनकी नादानी। जब बेटी को सर्जरी के लिए ले गए, उन्होंने बोला था कि ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि 100% ओपन करे बिना नहीं बोल सकते। उसी टाइम बायोप्सी के लिए पीस जाएगा, और अगर कैंसरस हुआ तो जो जो चीज टच हुई है अंदर वो भी शायद निकालनी पड़ जाए, क्योंकि बहुत फैला हुई चीज है। संगत जी, जब डॉक्टर बाहर आया तो हंसता हुआ आया, बोला कि ये तो फाइब्रॉइड है, बहुत क्लीन है, 5 किलो का है। आप इमेजिन करिए, 5 किलो का पेट में छुपा रह सकता है क्या इतनी देर? मेरी बेटी को फील नहीं होता कैसे एनर्जी का रूप बदल के उस सत्संग के द्वारा महाराज ने जैसे उस लेडी की बला उस सिलवट से निकाल के फेंकी बाहर, महाराज ने उस एनर्जी का रूप बदल के यूट्रस से बाहर फेंका मेरी बेटी की। वो सारी ग्रोथ यूट्रस के बाहर थी, महाराज जी ने करके फिर वो कटी, निकली, बेटी का यूट्रस बच गया। बट इतनी बड़ी सर्जरी से कुछ ओवरीज पे असर होना था या कुछ था। मैं एक सत्संग में गई, अब जब मैं वापस आई तो उस लेडी ने मुझे बोला, एक टेबल क्लॉथ दिया, बोला ये आपका प्रसाद है। मैं घर लेके आई और एक गुलदस्ता दिया रोजेस का, वो रखा। मैंने सोचा हमारा घर 1 महीने तक, बेटी मेरी रिकवर कर रही थी अभी उस सर्जरी से, रोजेस की खुशबू से भर गया। मुझे लगा ये रोजेस जो गुलदस्ता है उससे आ रहा है, वो गुलदस्ता भी चला गया। 1 महीने तक घर में वो खुशबू रही। महाराज को समझ आ रहा था कि कितनी सीरियस चीज उन्होंने टाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था पूरी तरह से। मुझे लगा इस टेबल क्लॉथ में कुछ है, वो है। आज महाराज इस सत्संग के द्वारा मुझे याद करवा रहे हैं कि तू कितनी नाशुक्री है मीनाक्षी, 2 साल पहले तो तुझे मैंने और प्रमाण दे दिया खुशबू का। अभी इस पोस्टिंग में हम कुछ देर पूना थे, अब नागपुर आए हैं, और इतने में ही मैं उतावली हो गई कि महाराज मुझे आपकी खुशबू नहीं आई, महाराज आपके दर्शन नहीं हो पा रहे, महाराज अब दूर चले गए, आप मुझे भूल गए। जैसे महाराज को और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ मेरे ही लाड़ प्यार करने हैं, और वो जो कर्मों की गठरी मैं करके आई हूँ वो पड़ोसियों के घर जाए, उसमें कुछ मेरा ना आए। जो अच्छा हुआ वो सब मैं खा लूं, और जो बुरा हुआ वो पड़ोसियों के घर चला जाए, मेरे घर ना आए। तो प्रकृति के, उनके महाराज के अपने बनाए नियम हैं, उनके कोई फेवरेट्स तो है नहीं, सब उन्होंने बनाए हैं। घर
कर्मों की कुछ गर्मी तो सहनी पड़ेगी ना, और जब भी पड़ती है तो हम भूल ही जाते हैं। अभी मुझे महाराज आपका लाख लाख शुक्राना, और उस खुशबू से मेरी बेटी की बाकी हीलिंग हुई, और हमें टाइम पे पता चल गया कि उसकी ओवरीज में असर आ गया था, तो हमने उसके एग्स फ्रीज करा लिए, महाराज ने बचा लिया कि उनको पता था कि कुछ साल के बाद हो सकता है। इस यूट्रस भी बचा लिया कि इसका बेबी ना होनी नहीं होएगा, इसकी ओवरीज पे भी असर है, जो डॉक्टर्स को नहीं समझ आया था, किसी को पता नहीं चला था, लेकिन महाराज को पता था। फिर हमने एक और टेस्ट कराया बाय चांस, और पता चला कि उसका एग रिजर्व डिप्लीट हो चुका है। महाराज जी ने इमरजेंसी में जल्दी जल्दी से उसके एग्स फ्रीज कराए, ताकि महाराज जी दया करके उसको टाइम पे एक बेबी भी दें। इतनी दया करते हैं, इतनी दया करते, बट हमें अपना 10वां हिस्सा ही झेलना मुश्किल हो जाता है। मैं तो उस 10वें हिस्से से ही हिल गई थी। ये सब प्रोसेस, अगर जो सच में उसके कर्म थे या मेरे कर्म थे, महाराज ने हम पे गिरने दिए होते तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ होती। संगत जी, महाराज का जितना शुक्राना करूं, रोम 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 उनकी दया पे है, जितना शुक्राना करूं कम। मैंने पागलों वाला कुछ सत्संग किया है, मेरी बेवकूफियां, मैं कोई पब्लिक स्पीकर तो हूं नहीं, कोशिश फ्रंट की कुछ चीजें गोट ली हैं, बट फिर वो चेन ऑफ थॉट्स टूट जाता है, ऊपर नीचे करके कुछ बोलने की कोशिश की है। मेरी गलतियां माफ करे संगत, गुरु जी माफ करें। गुरु जी का शुक्राना, आप सबका शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।